चलो लिख लिया सबने? डन सर। ओके दो सर बाकी है। डन सर। डन सर। हटा दो। यस सर। नेक्स्ट केस लिखो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ए बी साइन 90, मीन्स ये हो जाएगा ए इंटू बी। साइन 91 होता है ना, है ना? और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन तो वही राइट हैंड थंब रूल बताएगा, RHTR मतलब राइट हैंड थंब रूल। तो इस केस में मुझे बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? देखो ए की तरफ फिंगर्स रखो, ए की तरफ फिंगर्स रखो और बी की तरफ घुमा दो। ए की तरफ फिंगर्स रखो और बी की तरफ घुमा दो। थंब किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है सर। ऊपर नहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है। ऊपर हाँ तो सर बी बाहर आ है, रहा है। हाँ बराबर। ऊपर तो बी है। तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के भी। तो ओके ए क्रॉस बी, थंब किधर आ रहा है? बाहर। और बी क्रॉस ए करोगे तो बी की तरफ फिंगर रखो और ए की तरफ घुमाओ। तो बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर आएगा और ए क्रॉस बी करोगे तो बाहर आएगा। समझ में आया? मतलब आउटवर्ड। तो ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन भी आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डायरेक्शन भी बतानी है। देखो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड ये होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड, और आई और जे में क्या एंगल होता है? 90 आई डिग्री। और 90 डिग्री। तो इनटू लिख देंगे sin 90, है ना। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, सो 1 इनटू 1 इनटू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, बट अब डायरेक्शन भी तो बतानी है। के तो अगर मैं यहाँ पर अगर आई कैप एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप वाई एक्सिस में होता है, अब मुझे बताओ आई क्रॉस जे की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। तो आई की तरफ फिंगर्स रखूंगा और जे की तरफ कर्ल करूंगा, घुमा दूंगा, तो किधर आ रहा है थंब? थंब किधर आ रहा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे होगा के कैप, 1 के कैप, मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है के कैप। तो आई क्रॉस जे को क्या लिखूंगा? ये आंसर है इसका। समझ में आया क्यों लिखा मैंने आई क्रॉस जे के कैप? यस सर। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर ही होता है ना। वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर ही होता है। अब आई क्रॉस जे एक्स और वाई में है तो इनका रिजल्ट जेड में आएगा और मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो 1 के कैप। अगर मैं आपसे पूछता एग्जांपल नंबर 2, जे क्रॉस आई,
तो क्या आंसर आता? माइनस के कैप। समझ में आ गया आप लोगों को? जे क्रॉस आई, अब देखो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा सबका, साइन 90 1 होता है और आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, डायरेक्शन देखनी है बस। अब देखो जे क्रॉस आई करेंगे तो जे की तरफ फिंगर्स रखो और आई की तरफ घुमा दो, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर। अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड मतलब माइनस के, ठीक है। चलो एक और करो। जे क्रॉस के बताओ। आई कैप। यस, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा जे क्रॉस के का? 1 into 1 into 1 1 ही हो जाएगा। जे का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90, तो जे का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 होता है, के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, साइन 90 1 होता है। अब डायरेक्शन देखेंगे, तो मुझे बताओ डायरेक्शन कैसे देखेंगे? दोनों वेक्टर बना दो। अब देखो जे कौन सी डायरेक्शन होती? y एक्सिस वाई और k एक्सिस। z एक्सिस, है ना? तो ये देखो इसका ये जो प्लेन बनेगा, ये मैं वाई जेड प्लेन बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। वैसे तो तुम्हें आंसर मिल गया कि आई के पाना चाहिए सर, बट फिर भी इसमें एकदम क्लियर होगा। देखो जे क्रॉस के, तो जे वेक्टर ये वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये जे के और क्रॉस के होगा ये जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है। समझ में आया ये कौन सा प्लेन बनाया है? वाई जेड वाला। अब जे क्रॉस के करना है, तो जे इधर, जे ऊपर होता है ना और के इधर होता है आपकी तरफ, तो जे क्रॉस के करूंगा तो जे की तरफ इधर रखूंगा और के की तरफ घुमा दूंगा, तो ये इधर थंब आ रहा है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड, मतलब आई के। आई इनका कैप। जो इनका जो जे क्रॉस के आएगा वो आई डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया क्या? तो जे क्रॉस के कितना है? आई के। तो मैं आपसे पूछता के क्रॉस जे क्या आता? के क्रॉस जे माइनस आई कैप। हाँ? अब देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वैसे तो आपको निकालना मैंने बता दिया, बट ये बार बार काम में आता है और बार बार इतना डायग्राम बना के मिस्टेक भी हो सकती है। कभी आप के क्रॉस जे को आई कैप जल्दबाजी में माइनस आई कैप की जगह आई कैप लिख दो, मिस्टेक हो सकती है। तो वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए और टाइम बचाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर देना है। मैं कुछ पूछूं आई क्रॉस जे बताओ, जे क्रॉस के बताओ, आई क्रॉस के बताओ, के क्रॉस आई बताओ, जे क्रॉस आई बताओ, कुछ भी बताओ, 6 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे टोटल। तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा विदाउट ये सोचे। समझ में आया? तो लिखो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? यस सर। सर डायग्राम फिर से समझाओ ना। देखो ये जेड, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो मुझसे पूछा जे क्रॉस के, तो जे की तरफ फिंगर रखा और के की तरफ घुमा दिया। के मतलब इस तरफ, जे की तरफ फिंगर रखा और के की तरफ घुमा दिया, तो इस तरफ आया ना वेक्टर। तो तीनों एक्सिस दिखाई मैंने, एक्स वाई जेड। हटा दूं?
Done, sir. अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में आई जे के लिखो, क्लॉकवाइज सेंस। किस सेंस में लिखना है? क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज ऐसे चलो। लिख दिया आई जे के। अब मैं यहां लिख रहा हूं एक चीज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब ये चीज यूज करनी है। अब जैसे मैंने पूछा आपसे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे में क्लॉकवाइज जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. क्रॉस जे, तो जो भी दो पूछा उसके सामने वाला आंसर है। और प्लस में, क्लॉकवाइज है तो प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में। तो बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा? K cap. बताओ के क्रॉस जे कितना होगा? के क्रॉस जे Minus I cap. Minus I cap. Yes, सबको समझ में आ गया क्या? ये वाला सेकंड वाला sir. देखो के क्रॉस जे तो बचा कौन? आई कैप में आंसर आएगा प्लस आएगा माइनस में देख लो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा। समझ में आया? अरे आगे क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। बस चाहो तो सारे लिख लो। अब इन सब के आंसर लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। इसको देख के सब लिख सकते हो तुम। आई क्रॉस जे कितना होता है? जे क्रॉस के कितना होगा? के क्रॉस आई कितना होगा? ठीक है, फिर आई क्रॉस के कितना होगा? के क्रॉस जे कितना होगा? जे क्रॉस आई कितना होगा? ये सब इसमें से देख के लिख लो। चलो मुझे बोलते जाओ। आई क्रॉस जे क्या होगा? देख के बोलो। K cap. K cap. जे क्रॉस के क्या होगा? I cap. आई कैप। के क्रॉस आई J cap. ये तो क्लॉकवाइज वाले तीनों। अब तीनों बाकी तीनों माइनस में आएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस के Minus J cap. माइनस जे कैप। के क्रॉस जे Minus I cap. जे क्रॉस आई Minus K cap. ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। वैसे वो वाला मेथड भी आना चाहिए सबको, क्योंकि वो कंसेप्चुअल मेथड है। सिंपल पता होना चाहिए कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। लिख लो। Done, sir. Done, sir. अब जैसे मैंने आपको a डॉट के दो वेक्टर दिए थे और डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया था। मैंने बताया था आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस जे कैप को जे कैप के साथ करो फिर के कैप को के कैप के साथ करो। समझ में आया? वैसे दो वेक्टर दिए हैं और उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मान लो a वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और b वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर है। हमसे पूछा है फाइंड b क्रॉस a या a क्रॉस b, कुछ भी पूछ सकते हैं। a क्रॉस b पूछा जा सकता है, b क्रॉस a भी पूछा जा सकता है। जैसे b क्रॉस a निकाल लिया आपने तो उसका माइनस लगा दो तो a क्रॉस b हो जाएगा। a क्रॉस b निकाल लिया तो उसके आगे माइनस लगा दो b क्रॉस a हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो a क्रॉस b निकालना है, सोल्व करना है इसको। सॉरी b क्रॉस a निकालना है इस क्वेश्चन में। सो देखो b क्रॉस a, तो b की जगह क्या लिखूं मैं?
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, बीच में क्रॉस लगाऊंगा, पहले डॉट होता था है ना, अब क्रॉस है और a की जगह लिख दूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो ईच का इन सब के साथ करूंगा, 3i कैप का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर माइनस 2j के का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर 2k कैप का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके ऐसे ही करते हैं ना। बट इस बार सबका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मींस वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो मुझे पता है मैं जब 3i कैप का 2i कैप के साथ करूंगा तो ये आएगा 6, 3 into 2 6, i क्रॉस i, और i क्रॉस i 0 होता है, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो इस बार i का i के साथ मत करो, i का i के पहले सिर्फ i और i का कर रहे थे, i और j और i और k का 0 हो रहा था, याद है स्केलर प्रोडक्ट में। Yes. अब अगर बीच में डॉट होता, चलो भी बता देता हूं, अगर बीच में डॉट होता v डॉट है उससे तो क्या लिखते हैं 3 into 2 6, फिर -2 into प्लस, फिर -2 into 3 -6 प्लस 2 into 4 8, ये आंसर आ जाता डॉट प्रोडक्ट में, तो है ना, क्योंकि हमें वहां पता है कि डायरेक्ट i को i से, j को j से और k को k से कर दो। बट क्रॉस प्रोडक्ट में i को i से नहीं करना है, बाकी सबसे कर दो, i को j से कर दो, i को k से कर दो, क्योंकि अभी हमने निकाला था i क्रॉस j k के होता है और i क्रॉस k माइनस j के होता है, अभी निकाला था ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इसका इससे करूंगा तो 0 आएगा, फिर इसका इससे करूंगा तो 3 into 3 9 k के पाएगा, i क्रॉस j करूंगा तो क्या आएगा 9 k के, है ना। Yes, sir. फिर इसका इससे करूंगा तो 3 into 2 4 12, और i क्रॉस k होता है माइनस j के, तो -12 j के पाएगा। फिर इसका हो गया, अब इसका करूंगा तो इसका करूंगा तो इसके साथ ही करूंगा और इसके साथ ही करूंगा, j के साथ ही करूंगा और इसके साथ करूंगा, फिर इनसे भी दो वेक्टर आएंगे, फिर इसका करूंगा तो इन दोनों के साथ, इनसे भी दो, फिर सबको ऐड कर दूंगा तो वेक्टर फॉर्म में एक आंसर आएगा, i कैप j कैप k कैप, उसमें आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट इस मेथड में भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि या तो आप पहले से सब लिख के रखो, i क्रॉस j कितना होता है तो k कैप होता है, तो j क्रॉस i कितना होगा माइनस k कैप होगा, फिर j क्रॉस k कितना होगा i कैप होगा, तो k क्रॉस j कितना होगा तो माइनस i कैप होगा। ये सब आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे लिखना पड़ेगा पहले सारा पहले से, फिर ये करते वक्त ये ध्यान देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ Yes, sir. देना पड़ेगा। और उसमें भी चांस है कि मिस्टेक हो जाए, तो इसकी भी एक और ट्रिक है, ऐसे नहीं करना है ना, एक और ट्रिक है जिसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्या ट्रिक है? देखो मैथ्स में एक टॉपिक होता है डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, जो आप पढ़ोगे बाद डिटरमिनेंट, वो लगाना है। मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं, देखो सिंपल होता है, एक डिटरमिनेंट बनाओ, ये डिटरमिनेंट का साइन ऐसा होगा, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं? b क्रॉस a, तो b क्रॉस a इक्वल टू डिटरमिनेंट, इसी से आंसर मिलेगा। अब यहाँ डिटरमिनेंट में ऊपर ऊपर क्या लिख दो, i कैप j कैप k कैप, ये लिख दो, है ना। अब आपको b क्रॉस a निकालना है, तो पहले क्या लिखा है b, तो b वेक्टर को देखो, b वेक्टर है ये वाला, ये b वेक्टर, इसमें i कैप का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो i कैप के नीचे लिखो 3, j कैप का कितना है -2, k कैप का कितना है 2, ये लिख दिया। समझ में आया क्या क्या? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा मैंने पहले b वेक्टर का ही जो लिखा, ध्यान रखना जिसका b क्रॉस a पूछा है तो पहले b का लिखेंगे, a क्रॉस b पूछा है तो पहले a का लिखेंगे। अब इसके नीचे a वेक्टर का लिखो, a वेक्टर का i कैप कितना है, ये a वेक्टर, i कैप का कंपोनेंट है 2, j कैप का है 3 और k कैप का है 4, ऐसे लिख दिए। ये समझ में आया सबको?
Yes, sir. क्या गया? एक इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे नाम में मध्य अंतर को। इसमें क्या करना है, मैं सबसे ऊपर लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके नीचे दोनों वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दो, आई कैप के, जे कैप के और के कैप के। ध्यान रखना ऊपर कौन सा आएगा, जो पूछा है पहले। बी क्रॉस ए पूछा है तो पहले बी का आएगा, फिर नीचे ए का आएगा। ए क्रॉस बी पूछा है तो पहले ए का आएगा, फिर नीचे बी का आएगा। उल्टा लिख दोगे तो गलत आंसर आएगा। समझ में आया? अगर आप ए ऊपर लिख दोगे बी नीचे लिख दोगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। हमें निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी पहले लिखो फिर नीचे ए लिखो। समझ में आया? तो ध्यान से देखना पूछा क्या है, ए क्रॉस बी पूछा है या बी क्रॉस ए पूछा है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बता दो। इसको सोल्व करना बहुत इजी काम है, हर कोई कर सकता है, बस एक बार देखो कैसे। इक्वल टू लिख दिया। अब देखो यहाँ पर लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि आंसर आई जे के तीनों में आएगा। नीचे लिखता हूँ, इसको सोल्व करके यहाँ लिख दो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा देखो आई कैप की वैल्यू कितनी है ये निकालना है कि आई कैप कितना है। तो ये आई कैप वाली लाइन को और ये वाली लाइन को हाइड करो, कर दिया हाइड। क्या दिख रहा है तुम्हें? ये चारों नंबर दिख रहे हैं? Yes, sir. ये वाली लाइन, ये मेथड एक बार समझ जाओ ना, उसके बाद बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्योंकि मैंने बताया उस वाली मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे एक ही बार में आंसर आएगा। सो आई कैप की वैल्यू कितनी है को करने के लिए मुझे ये हाइड कर दो और ये वाली लाइन हाइड कर दो, बचते हैं ये चारों नंबर। ठीक है, अब इन चारों नंबर में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। समझ पा रही मेथड? तो इसको इससे जो मल्टीप्लाई करूंगा वो कितना है, -8 आया। कितना आया? -8. ठीक है, और इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यह माइनस लगाना है, ये फॉर्मूले का माइनस है ये वाला। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जे कैप से पहले मैं के कैप का निकाल रहा हूं। जे कैप में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इसलिए पहले मैं के कैप निकाल रहा हूं। के कैप में क्या करेंगे, ये के कैप वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन को हमेशा हाइड करनी है, और के कैप के लिए के कैप वाली लाइन भी है। तो ये चारों नंबर दिख रहे हैं, है ना? Yes, sir. तो इसको इससे करो और इसको इससे करो, तो 3 into 3 कितना होगा, 9 9. माइनस 4 -2 2 into तो -4 होगा, -4 तो 9 + 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब देखो, अब जे कैप की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जे कैप में पहले से एक माइनस लगा होता है, तो पहले से एक माइनस लगा दो जे कैप में। क्यों? क्योंकि वो मैंने बताया था ना आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है। तो वो सबको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पहले से फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, सो जे कैप का जब निकालते हैं हम, तो पहले से ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा के रखो। ब्रैकेट के बाहर एक माइनस, जैसे आई कैप का निकाला था तो कोई माइनस नहीं लगाया, तो बाहर ऐसे निकाला। के कैप का भी निकाला, कोई माइनस नहीं लगाया बाहर। ठीक है, यहाँ माइनस मतलब यहाँ तो बीच में प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, यहाँ माइनस। हाँ, हमेशा लगाना है क्या क्या बोल रहे हो सर? जे कैप में जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा माइनस लगाना है क्या? हाँ, हमेशा माइनस लगाना है, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, सो जे कैप में अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो अब जे कैप के लिए क्या करें, एक और तरीका, माइनस नहीं लगाना है तो उल्टा कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उल्टी तरीके से करो, है ना? दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो जे कैप की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 नंबर दिखे, तो या तो आप 3 into 4 कर दो 12,
माइनस 2 इंटू 2 4 ये बचा है ना। तो कितना है 12 माइनस 4 8 और आगे माइनस, तो माइनस 8 जे के पावर। और अगर आपको आगे माइनस नहीं लगाना, आगे प्लस ही लगाना है इसमें भी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन उल्टा करो। तो फिर क्या बोलूंगा मैं, उल्टा मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको इससे करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 4 12। तो बात तो वही, बात वही है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोलता हूँ कि आप ये माइनस का याद रखो बस, और तरीका वही रखो मल्टीप्लिकेशन का। तो 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 2 4। तो बताओ क्या आंसर है? Minus 14 I cap Plus 8 J cap. माइनस minus 8 J cap प्लस 13 K cap. आया समझ में? Yes, sir. Sir. और अगर आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछा जाए b क्रॉस a वेक्टर का, तो कैसे निकालेंगे? ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट में माइनस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करके सोल्व कर लो, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही ना। अरे हाँ, समझ में आ गया? लिख लो। Done, sir. Wait, sir, wait. एक मिनट सर। Done. डन। तो a क्रॉस b निकालना होता तो क्या करते हैं? ये 2 3 4 को ऊपर लिखते हैं, 3 माइनस 2 प्लस 2 को नीचे लिखते हैं, और तरीका वही होता। तो आंसर यही आता, बस क्या हो जाता चेंज, ये प्लस, ये दोनों प्लस में हो जाते हैं और ये माइनस में हो जाता है। समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? अच्छा, हमने एंगल निकालना सीखा था ना। एंगल निकालना सीखा था ना। स्केलर प्रोडक्ट से एंगल क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट b अपॉन ab। ये होता है ना cos थीटा। वैसे क्या वेक्टर प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ab sin थीटा, ये होता है। तो sin थीटा क्या होगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन ab, ये होगा। तो क्या एंगल निकल जाएगा क्या? अगर आपको दो वेक्टर केवल हो तो a क्रॉस b ऐसे निकाल लो, i j के ऐसे लिख के a क्रॉस b निकाल लो। इससे क्या मिल जाएगा आपको? a क्रॉस b। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पुट करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। a क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में आएगा ना, तो हमें यहाँ वेक्टर पुट नहीं करना है, उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है। a क्रॉस b तो क्या आएगा? i कैप j कैप k कैप में आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में जो मैंने बताया हुआ है ना, i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके 8 कर दो। वो मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर दो नीचे ab क्या है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b क्या है? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उससे थीटा आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिख लो, यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। वैसे तो जल्दी, अगर आपको दो वेक्टर पता है तो स्केलर प्रोडक्ट यूज करके एंगल निकालना कभी भी।
वेक्टर प्रोडक्ट में टाइम लगेगा ना ज्यादा, ये सब करने में टाइम जाता है। आपको दोनों वेक्टर पता है तो ये भी तो लगा सकते हो, तो ये नहीं लगाते हैं। बट अगर आपसे मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए कि हमें तो बस यही बताओ कि वेक्टर प्रोडक्ट से कैसे निकालना है, तो फिर तो ये निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो इससे निकालना है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो। समझ में आया? सर फिर से समझाओ ना, ये बंद हो गया था। क्या? फिर से समझाओ ना। देखो a क्रॉस b क्या होता है, ab sin थीटा होता है, तो sin थीटा क्या होगा, a क्रॉस b अपॉन ab, तो इसमें पुट करो तो एंगल आ जाएगा। a क्रॉस b निकालना मैंने बताया सही तुम्हें? यस। ठीक है, लिखो। डन सर। डन। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? फर्स्ट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब हमें पहले से पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू नॉट b क्रॉस a। जैसे वहां पे तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है ना, वैसे यहाँ पे a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होता है क्या? नो सर। यस। सो इट इसको बोलते हैं इट इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड, इट इज distributive if order of the vector product is strictly maintained। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि a क्रॉस, ये करना है मुझे, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में मैंने बोला था आपको a डॉट b प्लस c है, तो इसको मैंने लिखा था a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c, ऐसे लिखा था। Yes. याद है? तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आप पहले a डॉट c लिख दो और बाद में a डॉट b लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सही है। मतलब पहले आप a को c से कर दो, फिर बाद में a को b से कर दो, क्योंकि ये तो स्केलर में आंसर आएगा ना। स्केलर मतलब कोई नंबर आएगा 5 10 20 -10 -20। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब किस a को पहले c b से करो या c से करो और फिर आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर अगर a क्रॉस b प्लस c निकालना है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आगे पीछे करने से वेक्टर ही चेंज हो, उल्टा हो जाता है। समझ में आया क्या? तो इसलिए मैंने लिखा है if order of the vector product is strictly maintained। समझ में आया? मतलब a क्रॉस b को b क्रॉस a नहीं लिख सकते, a क्रॉस b को कर रहे हो ना तो b क्रॉस a नहीं लिख सकते, a क्रॉस c को c क्रॉस a नहीं लिख सकते, वरना उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस। डिस्ट्रीब्यूटिव तो है बट हमारे दिमाग से करना है, हमें पता है, क्योंकि a क्रॉस b को b क्रॉस a कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सर वो आपने पहले वाले में क्या लिखा है कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ये इसका उल्टा के इक्वल नहीं होता है, जैसे a डॉट b को b डॉट a के इक्वल होता है ना, वैसे ये नहीं होता। बताया था मैंने क्यों नहीं होता है?
सर ये बी प्लस सी लिखा है क्या आपने? क्या? बी प्लस सी लिखा है? हाँ, प्लस है बीच में। डन सर। डन। एक मिनट अब सर। देखो, डन सर। डन। अब देखो, मेरे पास जैसे दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। इन दो वेक्टर से अगर कोई पैरेललोग्राम बनाए, क्या बनाए? पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इसकी साइड्स कौन कौन सी? एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें एक पैरेललोग्राम पता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमें पता है, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पता ही, बताया था ना मैंने। तो वो निकाल लो। ए वेक्टर, मान लो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और आपसे बोला है कि इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी निकालो डिटरमिनेंट बना के और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। लिख लो। डन सर। एक मिनट। सर वो ए के बाजू बाद में कौन सा साइन डाला है आपने? ए वेक्टर के बाद में कहां पर? ये एक। एंड हाँ हाँ, एंड 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 का साइन, ये वाला। एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स है ए और बी, तो उसका एरिया होगा हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लिख लिया? यस यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आपके पास दो ए और बी वेक्टर दो साइड से आप ट्राइंगल की, इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडजेसेंट साइड से ए एंड बी वेक्टर, तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है उसका हाफ, सॉरी जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका हाफ होता है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। कभी भी दो वेक्टर दिखे ए और बी और पूछे इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है? डन सर। डन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर लिखो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
तो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर सर कंप्लीट। इसका एक एग्जांपल कराओ ना, इसका ये दोनों का एक एग्जांपल कराओ ना कॉमन। ये एग्जांपल मैं होमवर्क दे देता हूँ, तुम कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें निकालना है ए क्रॉस बी तो निकालना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया और शीट में भी मिल जाएगा तुम्हें इसका एग्जांपल। ए क्रॉस बी मैंने निकालना बताया ना तुम्हें, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर है 2ik प्लस 3jk प्लस 2kk, बी वेक्टर है 3ik प्लस jk माइनस 2kk। मैंने पूछा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल having sides as a vector and b vector। तो आप क्या करोगे, पहले तो a क्रॉस b निकालोगे। कैसे निकालोगे, i कैप j कैप k कैप करके, तो यहाँ लिख दोगे 2 3 2, यहाँ लिख दोगे 3 1 माइनस 2, इससे आंसर आ जाएगा आपका i कैप j कैप k कैप में। आएगा कि नहीं आएगा? सर वो डिटरमिनेंट फॉर्मूला से ना। हाँ, इससे सोल्व करना बताया ना मैंने आपको। फिर जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। तो ये तो आपने a क्रॉस b निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, ये जो i कैप j कैप k कैप में आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं, 3D रेजोल्यूशन में बताया था मैंने। तो वो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी, i कैप j कैप k कैप सब हट जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है सर वहाँ ऊपर जे कैप का वैल्यू माइनस में आएगा। कहां पर? जे कैप का आपने बोला था ना ऐसा, वो फॉर्मूले में पुट करना है, फिर हो सकता है माइनस माइनस प्लस हो जाए, जरूरी नहीं माइनस नहीं है। ओके फॉर्मूले में माइनस पुट लगाना है आगे, फिर हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए। ठीक है, ये लिख लो एग्जांपल और इसका आंसर तुम क्लास के बाद निकाल लेना, एरिया आ जाएगा। डन सर। हटा दो। सर मुझे डीपीपी A7 के फोर्थ में डाउट है। आज डिस्कशन नहीं कर रहे, पहले ग्रुप में भेजा करो जो भी डाउट है डीपीपी का। हटा दो ये यस सर। डीपीपी A9 लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। अब और जो डाउट है ग्रुप में भेजो। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखो, फर्स्ट चैप्टर जो मैथमेटिकल टूल्स है, अभी भी जिसका कुछ टॉपिक पेंडिंग है वो वीडियो देख के कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हर जगह काम में आएगा, हर क्वेश्चन में काम में आएगा ये वाला चैप्टर। सो अब हम शुरू करेंगे ओरिजिनल फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैथ्स पढ़ा रहा था अभी तक में। सो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब सीधे सीधे चलना, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और मोशन मतलब चलना, मतलब सीधे सीधे चलना। समझ में आ रहा है सबको? पहले चैप्टर में हम कैसे चलना सीखेंगे, सीधे स्ट्रेट पाथ में। तो स्ट्रेट पाथ में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कितनी स्पीड से कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, कितने टाइम में पहुंच जाएगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जब हम किसी स्टोन को फेंकते हैं तो वो सीधे सीधे चलता है क्या? हाँ, मैंने किसी स्टोन को थ्रो किया ऐसे, तो ये देखो ये ऐसे जाता है।
तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है क्या? नो सर। तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है वन डायमेंशनल मोशन, सीधे सीधे मतलब एक ही डायमेंशन में चलना। ये है टू डायमेंशनल। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक हमें सीधे चलना नहीं आएगा तब तक ये चलना आ जाएगा क्या? ऐसे मतलब इसके क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा क्या? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट चैप्टर जो है रेक्टिलिनियर मोशन, अगर वो आपने ठीक से नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट चैप्टर। फिर बाद में हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, घूमने वाला मोशन। तो जब तक हमें ये वाला और ये वाला नहीं आएगा तब तक फिर ये भी नहीं आएगा। सो सारे चैप्टर फिजिक्स में एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से लिंक होते हैं कि जैसे आजकल वेब सीरीज का जमाना है, तो हम सीजन 1 देखते हैं तो सीजन 2 समझ में आता है, डायरेक्ट सीजन 2 देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? और सीजन 1 में कोई एपिसोड मिस कर दिया तो भी समझ में नहीं आएगा, सीजन 1 भी नहीं आएगा और सीजन 2 भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? और मान लो कोई वेब सीरीज है 10 सीजन की, आपने सीजन 1 नहीं देखा और सीजन 1 आपका वीक है, मान लो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सीजन 10 तक कंफ्यूजन रहेगा फिर पूरा कि अरे यार ये कौन है, ये कैरेक्टर तो आपने सीजन 1 में उस कैरेक्टर को देखा ही नहीं, फिर वो बीच बीच में आ रहा है, आपको पता ही लग रहा है कौन है कौन। और वो तो इजी होता है वेब सीरीज में, तो फिर भी हम कोरिलेट कर लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर पाओगे आप। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू होती कहानी, वो खत्म होता है, फिर वहीं से सेकंड चैप्टर की कहानी शुरू होती है, फिर वहीं से थर्ड चैप्टर की कहानी शुरू होती है, और ऐसे लास्ट तक चलेगा पूरे 11th में। तो अगर आपको लास्ट वाला चैप्टर समझना है तो उसके सारे चैप्टर आपको आने चाहिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट उस लास्ट चैप्टर में लगेंगे। समझ में आया? मैं आपको पहले से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहला चैप्टर इज द बेस, सेकंड चैप्टर भी बेस है, थर्ड चैप्टर, ये सब बेस बनेंगे आपके लास्ट वाले चैप्टर्स पढ़ने के। जैसे आपको सीजन 10 समझ में क्यों आया? क्योंकि आपने 1 2 3 सब देखा था, ये सब आपके बेस। समझ में आया? किसी को बोलो डायरेक्ट सीजन 10 देखे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? वैसे फिजिक्स में भी, जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री में तो क्या कुछ चैप्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, कुछ चैप्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो मान लो ये वाले चैप्टर आपके वीक हो गए तो दूसरे वाले सब में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो आपके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको पहला चैप्टर ही वीक है तो दूसरा भी वीक रहेगा, तीसरा भी वीक रहेगा, चौथा भी वीक रहेगा, पूरा फिजिक्स वीक हो जाएगा। इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि ये सब आगे काम में आएगा। रेक्टिलिनियर और सीधे चलोगे तो प्रोजेक्टाइल भी सोल्व कर पाओगे, सर्कुलर भी सोल्व कर पाओगे, रोटेशनल घूमने वाला भी सोल्व कर पाओगे, एसएचएम ऐसा वाला मोशन भी सोल्व कर पाओगे। बट अगर आपको सीधे वाला ही नहीं आया तो फिर ये सब तो भूल ही जाओगे, प्रोजेक्टाइल भी नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा, रोटेशनल घूमने वाला भी नहीं होगा, और एसएचएम ऐसे वाइब्रेशन वाला, ये सब तरह के मोशन हम पढ़ेंगे एक एक करके। फिजिक्स में काम यही है, ठीक है? सो ध्यान से समझो, ये बेसिक चैप्टर है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, इसके फंडे हर चैप्टर में लगेंगे। आया समझ में? अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिलिनियर। मैं क्या बोल रहा था आपको? रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर का नाम है, मतलब रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? सो चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। अब मोशन क्या होता है? सो मोशन समझने से पहले, मोशन वैसे आपको नाम से समझ में आता है, बट इसमें भी क्या कंसेप्ट है ये समझेंगे। बट इससे पहले हम एक ब्रांच की बात करते हैं। फिजिक्स में एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। चैप्टर का नाम लिख लिया आपने, रेक्टिलिनियर मोशन। अरे यस नो बोलो। यस यस सर। सब देख रहे हो ना इधर की? तुम्हें लगा कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ तो इधर उधर चले गए। काम की बात बता रहा था मैं, सबसे ज्यादा काम की बात बताई है मेरे को, है ना? सो इधर देखो, सो चैप्टर का नाम तो रेक्टिलिनियर मोशन आपने लिख लिया। अब इसमें हम एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स क्या होता है? ये चैप्टर इसी ब्रांच में आता है। देखो फिजिक्स में सब ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स, फिर 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब आएगा, ठीक है? 11th में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स ब्रांच के बारे में। इसमें सारे चैप्टर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। सो मैकेनिक्स में व्हाट इज मैकेनिक्स? अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स क्या है
तो इसको बोलते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये सब हम स्टडी करते हैं कौन सी ब्रांच में। कौन कौन से टाइप्स के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये सब टाइप्स के मोशन, ये सब हम कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स लिखो और उसकी डेफिनेशन लिखो। देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सबसे पहले लिखो मैकेनिक्स। इसमें लिखो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rest and motion of object. It is a branch of physics in which we deals about rest and motion of object. किसकी डील करते हैं हम, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब देखो अब मैकेनिक्स में भी, मैकेनिक्स फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उनमें एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स में भी दो सब ब्रांच है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब देखो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस। नो, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट वाली कंडीशन। जैसे मैंने बोला मैं स्टैटिक हूँ, मतलब बिल्कुल रुका हूँ, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट वाली कंडीशन। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच, ये ब्रांच क्या डील करती है, इट डील्स अबाउट रेस्ट कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी कंडीशन को डील करती है, रेस्ट को। अब देखो रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें ज्यादा कुछ स्टडी करने के लिए होता नहीं है, तो छोटी सी ब्रांच हम मेनली पढ़ेंगे डायनेमिक्स, मोशन वाली ब्रांच। डायनेमिक्स मतलब ये बना है, देखो डायनेमिक्स वर्ड बना है डाइन से, डाइन एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन है ना, आपने फोर्स की यूनिट पढ़ी होगी टाइम, पढ़ी है क्या, Yes, sir. CGS लेटर पढ़ा होगा रिलेशन छोटी क्लासेस में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम होता है, पढ़ा है ना। सो डाइन, ये डाइन जो साइंटिस्ट है इनने फोर्स के बारे में बताया था, मतलब मोशन के बारे में। मोशन किससे होता है, फोर्स से ही होता है। आप फोर्स लगाओगे तो ही मोशन होगा, वरना रेस्ट पर ही रहेगा। इस पे फोर्स लगाओगे तो ही चलेगा। सो उनके नाम के ऊपर ये ब्रांच का नाम रखा है डायनेमिक्स, मींस ये मोशन की स्टडी करने वाली ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच क्या है, यहाँ पे लिखता हूं, इट डील्स अबाउट मोशन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इस डायनेमिक्स में भी दो ब्रांच, ये आपको याद रखना है सब मैं जो बता रहा हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है। बाप का दो बेटे, फिर एक देश दूसरे वाले के भी दो बेटे, ठीक है। कौन कौन, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब देखो दोनों में का डिफरेंस, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है,
ये सब आज थोड़ा थ्योरी चलेगा पूरा। काइनेमेटिक्स में इट डील्स अबाउट motion of object without dealing cause of motion। इस वाली ब्रांच में हम मोशन को स्टडी करते हैं। देखो ये भी तो इसका ही पार्ट है। डायनेमिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन को। तो इन दोनों में मोशन को स्टडी किया जाएगा, पर डिफरेंस क्या होगा? इस वाली ब्रांच में मोशन क्यों हो रहा है उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो मोशन किस वजह से होता है? या तो फोर्स लगने से, जैसे पार्टिकल सीधा चल रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, पार्टिकल घूम रहा है तो इस पे कोई टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। टॉर्क कोई भी ऑब्जेक्ट को घुमा सकता है, टॉर्क भी फोर्स लगाने से लगता है। सो कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? या तो फोर्स होता है या टॉर्क होता है। तो इन दोनों की बात इस ब्रांच में हम करेंगे ही नहीं। देखा है ना, विदाउट डीलिंग कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट स्टडीइंग कॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया क्या? आगे समझ में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसमें देखो ये तो सिंपल चीजें बस सुनते जाओ लिखते जाओ, ठीक है? और याद रखना है इट डील्स अबाउट, ये भी तो डायनेमिक्स की ब्रांच है तो ये भी मोशन को डील करती है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें नहीं करते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। उस ब्रांच में कोई मतलब नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है। इसमें क्या डील करते हैं ओनली मोशन को, कि पार्टिकल कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना डिस्टेंस चल लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट चल लिया, ठीक है? इसमें ये नहीं पूछेंगे इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है, कि इसकी स्पीड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, वो इसमें नहीं, वो इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी स्पीड इतने से इतने करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको इतने एंगल से घुमाना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो वो किस में आएगा? फोर्स और टॉर्क मींस कॉज ऑफ मोशन, वो काइनेमेटिक्स में आएगा। ठीक है, लिख लो अपने जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो काइनेटिक्स में आएगा। ठीक है, लिख लो। तो सबसे ऊपर तो कौन है? फिजिक्स, उसमें फिर मैकेनिक्स, ऐसी और भी ब्रांच होती है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है उसमें सब। तो 11th में बेसिकली मैकेनिक्स पढ़ते हैं। फिर मैकेनिक्स में स्टैटिक्स आता है, डायनेमिक्स आता है। स्टैटिक्स तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब मेनली डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स आता है और काइनेटिक्स आता है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? काइनेमेटिक्स। अब अगर आप कोई रेफरेंस बुक वगैरह देखोगे कोई सी, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर क्या होता है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में 2-3 चैप्टर आते हैं, वो सारे एक ही चैप्टर में डाल के लिख देते हैं। कौन कौन से काइनेटिक्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा। ये सबको वो एक चैप्टर बोल देते हैं काइनेमेटिक्स, बट हम यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना रेक्टिलिनियर मोशन कौन से चैप्टर में आता है? Kinematics. तो अगर आप कोई बुक वगैरह देखोगे उसमें काइनेमेटिक्स लिखा रहा होगा, तो आप ढूंढोगे रेक्टिलिनियर मोशन तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि उसमें लिखा रहा होगा काइनेमेटिक्स। तो उसमें जाके देखोगे तो मिलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसमें मिल जाएगा। डन सर। लिख लिया? यस। यस सर। तो अब एक बार रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। लिखो रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन लिखो।
सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। एक एक बार में अच्छे से सुनो और लिखते जाओ। रेस्ट, जैसे मैंने बोला है मार्क करें, बताओ ये रेस्ट पर है या नहीं? यस यस सर है। Yes, sir. बट मैं आपसे पूछूं, ये मार्कर यहाँ है और मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है या नहीं? Yes, sir. मेरे रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। जैसे ग्राउंड पे कोई ट्री लगा हुआ है, अगर आप ट्रेन में से देखते हो तो आपके रिस्पेक्ट में ट्री पीछे जाता है, Yes, sir. आपके रिस्पेक्ट में वो ट्री जो आप ट्रेन में से विंडो में से देखते हो वो रेस्ट पर है। सर तो ये ऑब्जर्वर से रिलेटेड हुआ ना? यस, ऑब्जर्वर से रिलेटेड होता है रेस्ट एंड मोशन। हमेशा आपको ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला मार्कर रेस्ट पर है, तो आप पूछो सर किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मार्कर तो बाहर बाइक से जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, या फिर दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में। ये मार्कर हम सब चल रहे हैं दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में, हम घूम रहे हैं ना अर्थ के साथ, और अर्थ फिर ऐसे घूम भी रही है, सो दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में तो हम चल रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला ये मार्कर रेस्ट पर है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? No, सर sir. नो सर। रेस्ट पर हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं यूनिवर्स के लिए रेस्ट, पूरे यूनिवर्स के लिए रेस्ट पर हूँ। समझ में आया क्या? तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। जैसे मैंने बोला कि मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, अभी चलने लग गया तो मैं बोलूंगा ये मेरे रिस्पेक्ट में चल रहा है। समझ में आया? आया समझ में? अच्छा अब मुझे बताओ, मैं भी चल रहा हूँ, ये मार्कर भी चल रहा है, तो बताओ ये मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट। Rest. रेस्ट। है ना? ये दोनों रुक गए हैं तो भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, दोनों चल रहे हैं सेम स्पीड से तो भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो फिर रेस्ट को कैसे डिफाइन करें? देखो रेस्ट को डिफाइन करने का क्या तरीका है कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज ना हो, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, जैसे इसकी पोजीशन मेरे अभी जस्ट सामने है, तो किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, देखो अभी ये मेरे सामने से हट रहा है क्या? जल्दी बोलो, हाथ उठेगा बेटा। नो सर। No, sir. रेस्ट पर है ना? अब भी हट रहा है क्या मेरे सामने से? इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नो यस सर। सर नो सर। If an object does not change its position with respect to the observer, then it is at rest. समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या बाहर जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसके और ट्रेन चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, है ना? यस सर। तो बाहर प्लेटफॉर्म Yes, पे जो खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में तो मैं मोशन में हूँ, बट मेरे साथ पास में ट्रेन में जो कोई बैठा हुआ है, हम दोनों बैठे हुए ट्रेन में, उसके मेरे साइड में यहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, ये भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, तो बताओ मैं इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूँ या मोशन में? Rest. समझ में आया? Rest. बाहर के रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में, मैं भी मोशन में, बट हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर। Rest. समझ में आया? अब अगर मैं ट्रेन के अंदर चलने लग जाऊं, ये बैठा हुआ है चेयर पे, मैं ट्रेन भी चल रही है और ट्रेन के अंदर मैं भी चल रहा हूं, तो बताओ मैं अगर ट्रेन के अंदर चल रहा हूं और ये बैठा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं कि नहीं? मोशन में हो। Motion में हो. तो कहने का मतलब कि अगर पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में होता है, और नहीं करता है तो वो रेस्ट में होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब अगर मान लो मैंने बोला कोई पार्टिकल मोशन में है, तो क्या वो पूरी यूनिवर्स के लिए मोशन में है क्या? नहीं सर No, sir. No, sir. ट्रेन में बैठा हूं तो मैं मोशन में हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट मैं पास वाले के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर हूं। तो ये जो रेस्ट और मोशन है, ये इनको हम एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते, इनको हम रिलेटिवली डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा?
रिलेट 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 करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर ढूंढना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट मतलब पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में इनको फिक्स नहीं कर सकते कि ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, मोशन में तो मोशन में ही। ये रिलेटिव टर्म्स होती है, मींस कोई ना कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो पक्का ये रेस्ट पर है या मोशन में, बाकी से नहीं मतलब मुझे। समझ में आया? Yes, sir. तो ध्यान रखना, जब भी हम आगे रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, रेस्ट की तो नहीं करेंगे, मोशन की करेंगे ज्यादा, तो हमेशा मैं बोलूंगा मोशन में तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर जरूर होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब पूरी कहानी मैंने बता दी, अब डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। रेस्ट की लिखो, if an object does not change its position, समझ में आया? If an object does not change its position with respect to the observer, with respect to the observer, then it is at rest, then it is said to be at rest। समझ में आया? आया समझ में? सर रिपीट करो ना, नेट लाइन हुआ था। If an object does not change its position with respect to observer, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं। If an object does not change its position with respect to an observer, then it is at rest। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. मोशन की डेफिनेशन लिख लो, डज नॉट हट जाएगा, डज नॉट हट जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to an observer, then it is in motion, then it is in motion। सर एक बार रिपीट करो। सेम ही तो लिखना है। If an object changes its position, does not हटा दो बस, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, सिर्फ तुम मुझे बोल रहा हूँ लिख रहे हो, समझ के लिखो ना। If an object changes its position, जैसे इधर देखो, if an object changes its position with respect to an observer, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? If an object changes its position with respect to an observer, then it is in motion। लिखा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेस्ट एंड मोशन is a combined property of, rest and motion is a combined property of, rest and motion is a combined property of, rest and motion is a combined property of object and observer, object and observer। क्या है लाइन समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट के साथ ही हम रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इसके बाद लिखो, कंबाइंड ऑफ के बाद क्या बोले आप? कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर लिखा?
अब लिखो there is no meaning of absolute rest and absolute motion. There is no meaning of absolute rest or absolute motion. सर एब्सोल्यूट के बाद क्या बोला? Absolute rest or absolute motion. एक बार रिपीट करो ना, नेट खराब है। क्या? सर मेरा बीच में अटक गया, तो एक बार रिपीट करो ना। हाँ। There is no meaning of absolute rest or absolute motion. लिख लिया क्या? There is no meaning of absolute rest or absolute motion. ठीक है? So हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने चैप्टर शुरू किया रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें हमने पढ़ा रेस्ट एंड मोशन के बारे में। अब लिखो रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन। What is rectilinear motion? लिखो टॉपिक rectilinear motion। rectilinear motion। म्यूट हो जाओ, शुभम म्यूट हो जाओ। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसके मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लिखो। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट मोशन कौन सा देख रहे हैं? रेक्टिलिनियर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, when a particle moves in straight line, then its motion is called as rectilinear motion। then its motion is called as rectilinear motion। when a particle moves in straight line, then its motion is called as rectilinear motion। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक और नाम होता है और रेक्टिलिनियर मोशन के बाद लिखो और मोशन इन 1D। मोशन इन 1D। 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन। जैसे ये रेक्टिलिनियर मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, ये सब वन डायमेंशनल मोशन है ना। ये सब कौन से मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। ये नहीं है, ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ये नहीं है। समझ में आया? हाँ, अब एक लाइन में लिखो, एक लाइन में देखो, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी ये सब पढ़ेंगे अभी बाद में, वैसे आपने सुना तो होगा, 9th क्लास में सुना होगा। फॉर रेक्टिलिनियर मोशन velocity vector and acceleration vector, for rectilinear motion velocity vector and acceleration vector must be collinear, vector। ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। for rectilinear motion velocity vector and acceleration vector must be collinear vector। कोलिनियर वेक्टर मतलब होता है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, एक ही लाइन में।
कोलिनियर का वेक्टर का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, मतलब एक ही लाइन पर हो। तो फॉर रेक्टिलिनियर मोशन वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों कोलिनियर होने चाहिए, मतलब या तो पैरेलल होने चाहिए या फिर एंटी पैरेलल भी चलेगा। मतलब या तो दोनों के बीच में एंगल 0 होना चाहिए या 180। इसका रीजन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा बाद में, अभी बस लिख के रखना है कि अगर कहीं पे भी हमें दिख जाए कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है, तो वो हमेशा सीधे सीधे ही चलेगा पार्टिकल, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। अगर मान लो इफ वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल हो 90 डिग्री, तो ये पार्टिकल ऐसे घूम जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये पार्टिकल ये है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी लिख के रखो बस, पैराबोला या प्रोजेक्टाइल। अभी बस लिख के रखो और ध्यान में रखो कि हमें ये याद रखना है कि फॉर रेक्टिलिनियर मोशन वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो पार्टिकल सीधे सीधे चलता रहेगा, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम अभी हमने अच्छे से नहीं समझा, इसको बस लिखा है, समझ में आएगा टाइम के साथ। जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। बट क्योंकि हमने अभी रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन किया, तो ये बात भी लिखनी पड़ेगी। सर हाँ बोलो। सर वो आपने एक और नाम क्या बोला था वो रेक्टिलिनियर मोशन को? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है सर। सर ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, अब तुम डाउट वैसे तो अभी बताना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बाकी सब भी हो सकता है समझ में ना आए। एक्सेलरेशन आता है फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ। अब जैसे मान लो किसी चीज को आपने ऐसे थ्रो किया, तो वेलोसिटी तो इधर है, हाँ। और फोर्स इस पे किधर लग रहा है, ग्रेविटी का नीचे। अच्छा, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो नीचे ही आता है ना, सबको पता हाँ। होगा। जैसे मैंने इधर थ्रो किया, चलो ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये हमेशा सीधे सीधे जाता है क्या? नो सर, कब होता जाएगा धीरे धीरे नीचे आता जाएगा? नीचे पुल होता जाएगा ग्रेविटी से। क्योंकि इधर था इनिशियल और इस पे फोर्स नीचे लग रहा था अर्थ का, तो एक्सेलरेशन वेक्टर नीचे आ रहा था। एक्सेलरेशन कौन सा है? जी वाला। जी हमेशा डाउनवर्ड्स होता है ना, जो पढ़ाया आपने। हाँ सर। तो मैंने इसको ऐसे फेंका इधर और जी नीचे लग रहा है, तो ऐसे घूम जाता है। ओके, यानी सर जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोला में होता है? उसका पाथ पैराबोला होता है। ओ अच्छा। देखो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या पैराबोला होता है, या हाइपरबोला, इस तरह के कर्व होते हैं। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे। स्ट्रेट लाइन सीधा कर्व, पैराबोला इस तरह का कर्व, या फिर इस तरह का कर्व, ठीक है, या फिर इस तरह का कर्व, या फिर इस तरह का कर्व, इसको बोलते हैं पैराबोला, है ना। हाइपरबोला भी होता है। सो ये सब तो पाथ के नाम है। इसके मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे बिल्डिंग से थ्रो करते हैं तो ऐसे गिरता है, गिरता है कि नहीं गिरता? हाँ सर। सीधे सीधे क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर मान लो एक्सेलरेशन भी इधर ही होता, वैसे तो अर्थ पे नहीं है, इधर एक्स एक्सिस में, हम एक्स एक्सिस में थ्रो करते हैं, एक्सेलरेशन है वाई। अगर मान लो एक्सेलरेशन भी एक्स में होता तो वो ऑब्जेक्ट सीधे सीधा चलता है, ना। जैसे एक और सीधा चलता है। हम नीचे से ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो सीधे सीधे जाता है ना। हाँ। क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, दोनों कोलिनियर हो गए।
हो गए नहीं हो गए कोलिनियर? हाँ सर। यस सर। ये वाला केस तो वो रेक्टिलिनियर मोशन ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। यस सर। और ऊपर फेंकते हैं जब द वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, ये वाला केस अपोजिट वाला 180 हाँ। डिग्री, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो भी तो सीधे सीधे जाता है हाँ। और आता भी सीधे सीधे घूम के आता है। हाँ। तो जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो पार्टिकल घूमेगा आगे, ये आगे जाके घूम के वापस आएगा। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, कितने टाइम बाद घूमेगा, कितना चलने के बाद घूमेगा, समझ में आया? हाँ सर। क्या इस घूमेगा पार्टिकल? नहीं, इसमें तो सीधा सीधा चलता जाएगा। तो इधर ही लग रहा है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को बढ़ा, आगे की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर सबको डाउट हो जाएगा। ठीक है, अभी जितना मैंने बोला और तो समझ में आ गया होगा सबको। हाँ। Yes, sir. Done, sir. धीरे-धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहता हूं कि ये बेसिक चैप्टर तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो ताकि आगे के चैप्टर में दिक्कत ना आए। हाँ बोलो। लिख लिया? डन सर, डन सर। तो फर्स्ट टॉपिक को डिस्टेंस। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ेंगे इसमें। हालांकि ये सब हम 9th में पढ़ चुके हो, बट मैं शुरू से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, इसलिए मैं हर चीज पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से शुरू, ताकि बेसिक कांसेप्ट ही अगर वीक रह जाए तो फिर आगे दिक्कत आती है। इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए चैप्टर आपका। सो लिखो फर्स्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है देखो, डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला यहां से मैं ए से चला और यहां पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया। मैं आपसे पूछूं बताओ डिस्टेंस, बता सकते हो क्या? नो सर। Total क्यों नहीं बता, heart per क्यों नहीं बता सकते? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि पाथ नहीं पता किस पाथ से गया। हो सकता है वो सीधे सीधे गया हो सकता है वो पूरी दुनिया घूम के गया, है ना? Yes. अब यहां से पूछता ए से बी चला गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बता देते हैं। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, समझ में आया? तो इस यहां से हम डिफाइन कर देंगे डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जिस पाथ से गया वो वाली लेंथ होता है डिस्टेंस। तो अगर आपको पाथ नहीं पता तो डिस्टेंस नहीं बता सकते। सो डिस्टेंस इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। मैं आपसे पूछूं कौन डिपेंड करता है पाथ पे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Distance. और अगर मैं पाथ ना भी दूं तो भी आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट बताता है पोजीशन में कितना चेंज हुआ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट समझो, डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस मतलब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना, हटना। डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेस मतलब हटना अपनी जगह से, तो कितना हटा वो। अब यूं थोड़ा देखेंगे कि यहां से हटते 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 ऐसे घूम जाए, पोजीशन में तो यहां से इतना ही हटाना होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है पोजीशन में कितना चेंज हुआ। तो पोजीशन में तो यहां से यहां आया तो इतना ही चेंज हुआ। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। समझ में आया? अब मुझे बताओ डिस्टेंस
डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर Scalar. स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ हम लेंथ बताते हैं, ए से बी वो कितना चल के गया ये बताते हैं, ये दोनों बताते हैं कि इस रास्ते से गया, इस डायरेक्शन में गया, है ना। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ, हर पाथ पे डिस्टेंस अलग आएगी, हर पाथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया? सो लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देख लिया, बेसिक बेसिक बातें सारी लिखनी है। ये भी लिखो इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। अगर आप पाथ चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना ये शॉर्टकट है ये लॉन्ग कट है, तो वो डिस्टेंस की बात करते हैं। आया क्या समझ में? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? Meter. एसआई, अच्छा सबको एसआई सीजीएस ये सब पता है ना? हाँ सर। एसआई यूनिट में हम यूज करते हैं एमके सिस्टम को। किसका यूज करते हैं? Yes. एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। एम लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है और एस सेकंड की यूनिट है। समझ में आया? सो जब भी ऐसा यूनिट एम के एस सोच के भी आंसर देना है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? जिन्हें अगर कभी भूल गए हो क्योंकि छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो बोलो क्या होगी? सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर। और सी होती है जैसे किलोमीटर होती है, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² मीटर। या फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। लिख लो जिनको नहीं पता है, पता है तो भी लिख लो एक बार, ठीक है। बेसिकली एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ये तो फिर ये किलो, मिली, ये सब तो क्या प्रीफिक्स है। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखो, मैं आपसे एक लाइन पूछता हूँ, क्या डिस्टेंस, अरे यार मैंने हटा लिया, मैं बोल देता हूँ। एसआई सीरीज को लिख लिया होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। लिख लिया? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मुझे चाहिए। मैंने बोला एक पार्टिकल चल रहा है, क्या उसकी डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो सकती है क्या? डिस्टेंस नहीं। Nine. डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वापस आ भी रहा है मान लो, तो भी डिस्टेंस तो बढ़ेगी। मान लो वापस यहाँ आ भी जाएगा, तो ऐसा नहीं डिस्टेंस 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्टेंस नहीं होता है। सो डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, चाहे वापस अपनी जगह पे क्यों ना आ जाए। चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे अब हमारे मोबाइल में होता है ना, वो बताता है आप कितना चले, कितने स्टेप्स चले, या कितने वो डिस्टेंस ही बताता है। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है कि सुबह घर से निकले और रात को ऑफिस घर आके तो 0 हो गया। वो क्या बताता है? डिस्टेंस ही बताता है। सो लिखो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट distance cannot decreases with time for a moving object, but displacement decrease होता है, वहां पे लिखेंगे हम। for a moving object distance, ऐसे लिखो distance always increases with time। सर क्या बोला, वापस बोला। for a moving object distance always increases with time।
लिखा? Yes, sir. एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, No, sir. जीरो हो सकता है? No, sir. Yes, sir. जीरो भी नहीं जीरो हो हो सकता। सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो जीरो हो सकता है। हाँ विद टाइम। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है तो डिस्टेंस जीरो है ना? सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिखो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, हम देखेंगे बाद में। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है डिस्टेंस के, इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लेंगे। म्यूट हो जाओ। लिख लिया? अब लिखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी, लिख लो। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन it is the shortest distance between initial position and final position। ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां से चल के यहां आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी ना? समझ में आया क्या? ये है इनिशियल पोजीशन ए से बी, ये है फाइनल पोजीशन। तो चल के तो ऐसे आया हूं इस पाथ से, ये पाथ है। तो डिस्टेंस बताना है तो ये पाथ देख के बताएंगे, बट डिस्प्लेसमेंट बताना है तो पाथ को मत देखो, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो डिस्प्लेसमेंट स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? वेक्टर। वेक्टर। क्योंकि हमेशा मैंने पूछा कि मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो आप पूछोगे सर पोजीशन में चेंज तो हुआ लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। जैसे ये पार्टिकल यहाँ था, मैंने बोला इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसकी इनिशियल से 5 मीटर किधर भी जा सकता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना कि 5 मीटर ईस्ट में हुआ या 5 मीटर वेस्ट में हुआ या 5 मीटर नॉर्थ में हुआ या 5 मीटर साउथ में हुआ। समझ में आया क्या? या 5 मीटर ऊपर हुआ 5 मीटर नीचे हुआ, किधर हुआ, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जैसे मैंने बोला इनिशियल पोजीशन ये है, अब वो 5 मीटर इधर चला गया तो डायरेक्शन इधर ईस्ट में है ना। मैंने बोला इनिशियल पोजीशन ये 5 मीटर वो वेस्ट में चला गया तो डायरेक्शन इधर वेस्ट में। तो डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है? इस केस में डायरेक्शन किधर है? ए से बी, साउथ ईस्ट। वो सब मत बोलो अभी, ए से भी बोल दो। डायरेक्शन किधर है? मतलब डायरेक्शन हमेशा होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ। डायरेक्शन किधर होती है? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is from
initial position displacement is a vector quantity and its direction is from देवेश बैकग्राउंड वगैरह आराम से चेंज करते रहना, अभी पढ़ लो, ठीक है। its direction is from initial position to final position. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो वेक्टर फॉर्म में फरहान का साउंड बहुत डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्बिंग है। क्या बोल रहे हो? आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, उसकी वजह से ठक 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 ऐसा आवाज आ रहा है। आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके सर, ठीक है, ध्यान लगाओ पूरा इधर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? जैसे या तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल दो, या तो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। शॉर्टेज डिस्टेंस से क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। बट मुझे पूरा वेक्टर बताना है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बताना है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। लिख लो ये लाइन। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, कि पार्टिकल ने कितना पोजीशन में चेंज किया। अब पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर वाले चैप्टर में, मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। लिखो। Done, sir. डन। sir. अब देखो, अब ये मेथड हम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। मैंने आपको करवाया भी था चेंज इन पोजीशन निकालना। देखो कैसे। जैसे मान लो एक पार्टिकल A से B आ गया, या फिर P से Q आ गया, है ना। मान लो इसके कोऑर्डिनेट पता है हमें, ये x और y प्लेन में, है ना। तो P से Q आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा ना। ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम s वेक्टर। सिंबल लिख लेना इसका, s वेक्टर। ये है s वेक्टर, ठीक है। अब अगर मुझे P की पोजीशन पता है, P की पोजीशन अगर मुझे पता है, P की पोजीशन कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर, वो बताएगा rp वेक्टर। और Q की पोजीशन भी पता है, Q की पोजीशन मतलब rq वेक्टर पता है, rp वेक्टर भी पता है और rq वेक्टर भी पता है ना। जैसे मान लो rp वेक्टर है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस, या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लो rp वेक्टर है x1 i कैप प्लस x2 सॉरी y1 j कैप प्लस z1 j कैप, ठीक है। और rq वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मतलब ये पोजीशन है। मतलब अगर हमें p के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1 और q के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2 z2, तो p की पोजीशन ऐसे लिखेंगे और q की पोजीशन ऐसे लिखेंगे ना। बोलो ना। और ये पोजीशन 0,0, ये मैंने लिखवाया ना पोजीशन कैसे लिखते हैं। अब मुझे ये देखो एक ट्रायंगल, इनमें कोई दो साइड का सम थर्ड साइड है, बताओ कौन सी साइड है? डिस्प्लेसमेंट RQP आएगा, ये दोनों लाइन से देखो इज इक्वल टू ये होगा। बीच में क्या बोल सकता हूँ? rp वेक्टर प्लस s वेक्टर
RP वेक्टर प्लस S वेक्टर, ये दोनों सक्सेसिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इन दोनों का सम होगा थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, वो ये RQ वेक्टर। सर तो S वेक्टर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, क्या आएगा RQ माइनस RP, क्या है RQ माइनस RP। तो अभी मैंने यही तो लिखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है दैट मींस S वेक्टर, वो होता है चेंज इन पोजीशन, क्या चेंज इन पोजीशन। सर बहुत ब्लर दिख रहा है। रुको मैं इसका फोटो भेजूंगा ग्रुप में। ओके सर। अभी दिख रहा है क्या? मैंने लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना? Yes, sir. तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को क्या बोलेंगे, RQ वेक्टर माइनस इनिशियल। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि पार्टिकल P से Q आ गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा RQ माइनस RP। मान लो पार्टिकल Q से P चला गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा RP माइनस RQ। ये डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अब RQ RP पता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा आपके पास, इसमें से ये माइनस कर रहा है तो क्या होगा x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 के। ये आ गया ना डिस्प्लेसमेंट। ये पहले भी पढ़ाया था ना, मैंने बोला था ना इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। Yes, sir. लिख लो। Done, sir. Done, sir. सबने नहीं लिखा, लिख लो। No. No. तो सर हाँ सर अभी कल का जो टेस्ट होगा उसमें समझो अगर कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है ना, अगर आंसर मिल रहा नहीं है तो। फिर तो रिस्क लेना ही मत, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लफ खेलने नहीं वाले। आप तुम कुछ भी रैंडम अटेम्प्ट भी कर दोगे बट फाइनल एग्जाम में वहां तो ना करोगे, तो ब्लफ खेलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सर लेकिन समझो हाँ 2 क्वेश्चन को हम लोग ये कर पाए, मतलब 2 क्वेश्चन निकाल के, लेकिन 2 बचे से 50-50 है तो क्या करें? रैंडम नहीं, गेस? 50-50 में भी कोई चांस नहीं लेना है। जब तक आपका आंसर नहीं आता तब तक कोई चांस नहीं लेना है। आप खुद सोचो, ये तो चलो नॉर्मल एग्जाम है, इसमें ले भी लोगे तो कोई आपका करियर में कोई चेंजेस नहीं होगा, लाइफ में कोई चेंज नहीं, बट फाइनल एग्जाम जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो आप आपके करियर के साथ 50-50 नहीं कर सकते, वहां पे आपको श्योर होना पड़ेगा। जैसे मान लो केबीसी में 1 करोड़ का क्वेश्चन है, 50-50 लग रहा है आपको और आपको पता है हार्डली डायरेक्ट 3,20,000 पे आ जाएंगे, तो आप क्या सोचोगे, 50 लाख लेके चलते हैं, ये सोचोगे ना? बराबर। फोटो भेजिए ना ग्रुप में, फोटो। हाँ भेज दो। दोनों ग्रुप में भेजोगे? और फिजिक्स वाले पे भेज दो। लिख लिया क्या? यस सर। भेज दिया मैंने दोनों ग्रुप। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा इससे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आता ही है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, बताओ जल्दी।
अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अंडर रूट वाला सर, स्क्वायर करके यस अंडर। सर। हाँ याद रखो, बेसिक कंसेप्ट हर जगह काम में आएंगे। मैंने बोला ना फर्स्ट चैप्टर, देखो ये वेक्टर ही तो है, ये जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा वही तो काम में आ रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की? मीटर पर सेकेंड। क्या होगी? यूनिट तो वही होगी ना, मीटर। इसमें भी देख लो, ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे बताओ ये पाथ पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? पाथ पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। देखो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सर उसके पहले क्या बोला? सर एक बार इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब लिखा इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अरे बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर लिखा। अब मैं पूछूं कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता रहेगा या कम भी होगा? कम भी होगा। कम भी होगा। कम भी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर जैसे मान लो 5 मीटर एक्स एक्सिस पे गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 i कैप, है ना? हाँ सर। फिर 2 मीटर वापस पीछे मुड़ के आ गया 3i। तो कितना? 3 i कैप। मान लो 5 मीटर आगे गया तो 5 i कैप हो गया, फिर पीछे आ गया तो कम होता जाएगा ना, 4 i कैप 3 i, फिर वापस यहीं आ गया तो 0 हो जाएगा, है ना? और मान लो यहाँ से राइट में गया 5 मीटर गया तो 5 i कैप हो गया, फिर वापस पीछे आ रहा है तो कम हो रहा है, यहाँ पर कितना हो गया वापस 0। मान लो 5 मीटर इधर चला गया तो कितना होगा? -5 मीटर। तो कम हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सो लिखो एक लाइन में, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज। सर एक सेकंड सर, एक मिनट है। क्या? लेफ्ट में वो पहले गया फिर वापस फिर राइट में गया तो कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, कौन सा वाला नेगेटिव होगा? लेफ्ट मतलब माइनस आई के, 5 मीटर इधर गया तो -5 एक आई कैप बोलेंगे इसको, बताया था यूनिट वेक्टर। हाँ हाँ। इस तरफ आई कैप, इस तरफ होता है माइनस आई कैप, इधर होता है जे कैप, इधर होता है माइनस जे कैप। तो लेफ्ट में गया तो -5 आई कैप, अब यहाँ से मुड़ के वापस आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? प्लस वाली में आ रहा है। प्लस वाली में आ रहा है। तो फिर मान लो 5 मीटर मुड़ के वापस इधर आ गया तो +5 i कैप हो जाएगा, तो -5 i कैप और +5 i कैप मिलके 0 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो लिखो, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड कैन डिक्रीज आल्सो। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज आल्सो। लिखा? यस सर। यस सर। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो सब पॉइंट्स है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बताया ना अभी? Displacement can be positive, can be negative, can be 0 also. अच्छा, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। या तो इक्वल रहेगा या तो छोटा रहेगा। या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। जैसे मान लो पार्टिकल ए से
बी इसी पाथ से गया, ये पाथ है, तो डिस्टेंस भी इतना और डिस्प्लेसमेंट भी इतना, है ना। मान लो पाथ ये वाला होगा, तो इस केस में तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, हाँ सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता, तो एक लाइन में भी लिख लो डिस्प्लेसमेंट इज मींस डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। हटा दूं? यस सर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, इफ a particle changes its position from 2, 3, 4 to 2 यहाँ पे 2, 3 ले लेता हूँ, 2 जेड में चल रहा है, एक्स और वाई में चल रहा है, 3, 7 फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसको 5, 7 5, 7 सॉल्व करना है सर। सर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप आएगा। यस, डायरेक्ट हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन आई कैप में कितना है, 5 - 2 आई कैप, जे कैप में कितना है 7 - 3 जे कैप, के कैप में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 आई कैप प्लस 3 आई कैप 4 जे। अब देखो ऑप्शन में या तो ये हो सकता है, ऑप्शन में और क्या क्या हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 5 मीटर ये होगा। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है। देखो ये x में कितना चला 3 और y में कितना चला 4, है ना। समझ में आ गया। या फिर इसको बोल Yes, सकते हैं sir. ईस्ट में, ये देखो इधर ईस्ट होता है और इधर होता है नॉर्थ। ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। तो ईस्ट में 3 चला, आई के मतलब ईस्ट, जे के मतलब नॉर्थ। ईस्ट में 3 चला, नॉर्थ में 4 चला, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है ना, इनिशियल से फाइनल। ये वाला ये इनिशियल था और ये फाइनल, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i के प्लस 4j के। तो ये एंगल कितना, ये एंगल है 53 डिग्री। 4/3 4/3 कितना होता है 53 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर ड्यू 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो क्या दोनों ढूंढना आता है तुम्हें, ये तो इजी है, ये भी निकाल लोगे अगर ऑप्शन में ये है तो। वो ईस्ट नॉर्थ में 4 चला, ईस्ट में 3 चला, तो बीच में चला ना, मतलब राइट, मतलब कितना चला 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसके आगे
देखो ये तो इस मेथड पे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के और भी मेथड होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लेना, दिस इज मेथड 1। ये मेथड 1 जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको मेथड के फॉर्म्स में पढ़ लेंगे, तो ये लिख लेना है मेथड 1। ठीक है, लिख लिया सबने? फोटो भेजना है क्या इसका? नो सर। अच्छा, एक और निकल चीज, ले। आज के वीडियो का नाम ऐसे लिखना जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, RM लेक्चर 1। ठीक है, RM मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, लेक्चर 1। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। बाय sir, सर, thank बाय। you. बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, थैंक यू।